हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आई नो कि अभी तक आप सभी को रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट मिल चुका है। इसका नोटिफिकेशन कल की डेट में यानी 19 जनवरी में आरआरबी वेबसाइट में पब्लिश हुआ था और आज 20 तारीख से इसका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। मतलब आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी जल्दीबाजी में अप्लाई मत करिए, धीरे धीरे समझ के करिए क्या क्या इस बार चेंजेस किया गया है या फिर पिछले बार जो था वही रिपीट किया गया है। ये समझ के, बारीकी से समझ के फिर अप्लाई करिए तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में अपडेट भी मैं कल दे चुका था मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए इसका इस बार जो नोटिफिकेशन नंबर है CEN यानी सेंट्रलाइज जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो 01/2024 से निकला है, यानी 24 का ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट है रेलवे की तरफ से। इसके पहले GDC का था, वो 2023 में पब्लिश हुआ था। देखिए क्या क्या अपडेट इस बार किया गया है। इस बार सबसे बड़ी जो चेंजेस हुआ है वो है असिस्टेंट लोको पायलट के साथ टेक्नीशियन जो रिक्रूटमेंट है वो अलग हो जाना। मतलब इसके पहले जो 2018 रिक्रूटमेंट हुआ था, ये उससे पहले 2014 रिक्रूटमेंट हुआ था, सब में आपको देखने के लिए मिला था कि असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट दोनों एक साथ नोटिफिकेशन निकला था। पर इस बार ओनली असिस्टेंट लोको पायलट का निकला है, टेक्नीशियन का नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो चेंजेस हुआ है ये हुआ है। और देखिए ये जो ओपनिंग डेट है वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया 20 तारीख से शुरू हुआ है और आपका जो एप्लीकेशन वो 19 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, ये डेट बाद में बढ़ सकता है, पर उम्मीद में ऐसा बैठ के मत रहना कि बढ़ेगा तो तब करेंगे, ऐसा नहीं। तो मॉडिफिकेशन आप कुछ गलत किया है जो एडिट बाद में एप्लीकेशन एडिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 20 से 29 तारीख तक फरवरी तक टाइम मिलेगा। मतलब 20 फरवरी 19 तारीख तक एप्लीकेशन ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। इसके बाद 20 से 29 तारीख तक आपको मॉडिफिकेशन के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इस बार जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट जो वैकेंसी है वो सबसे गौर करने वाला जो पॉइंट है वो है 5696 वैकेंसी। मतलब 5,500 के आसपास कुछ जो वैकेंसी है वो निकला है। ठीक है, ये पिछले बार इससे कहीं गुना ज़्यादा था जो वैकेंसी है, इस बार बस यही निकला है। बाद में आई थिंक वैकेंसी बढ़ सकता है, पर इसका कोई श्योरिटी नहीं है। बस ये अपने मन से ही बता रहा हूँ कि बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले बार भी पहले जो वैकेंसी था वो इंक्रीज़ हुआ था। जो एज है एक साथ 2024 तक आपको 18 से मिनिमम एज 18 तक होना पड़ेगा और मैक्सिमम एज 30 तक होना पड़ेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो जो आपका, अगर आप OBC कम्युनिटी से है तो आपको जो मैक्सिमम एज है उसमें 3 साल की छूट मिलेगा, या फिर यानी 33 ईयर्स आपका एज होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब SC या फिर ST कम्युनिटी से है तो आप 35 यानी 5 साल तक अपर एज में छूट मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ग्रेड पे है, इनिशियल ग्रेड पे 19,900 से शुरू होता है। जो ग्रेड पे है मतलब बेसिक जो मिनिमम है आपका, इससे शुरू होता है। और आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए और ये लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, लेवल 2 की जॉब है। जो ग्रुप D है, अभी तो फिलहाल वो ग्रुप C में आ गया है, वो लेवल ऑन में है और ये लेवल 2 की है, राइट। और जो JEE में निकलता है वो लेवल 6 की होते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल्स में देखते हैं, क्योंकि ये सबसे जो मेन पॉइंट में से अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें ही आप फिट नहीं होंगे तो एप्लीकेशन कैसे कर पाएंगे। देखिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है कि फिजिकली आप हर तरह से फिट है, इसमें देखिए सबसे जो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि आपका जो विशन है, विशन दोनों आँख में 6/6 होना चाहिए। जो विदाउट ग्लासेस है, विदाउट चश्मा ना पहन के आपको दोनों आँख में ही 6/6 आपका विशन होना पड़ेगा। जो और फॉगी टेस्ट में भी आपको पास करना पड़ेगा। फॉगी टेस्ट होगा, मतलब जो फॉग है उसमें भी आपको, जो उस टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नियर विशन में देखें वो भी है 0.6 और दोनों आँख में ही 0.6 जो है वो विदाउट ग्लास होना चाहिए। और आपको जो कलर विशन यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है, वो कलर ठीक से पहचान ना पाने वाला जो बीमारी है वो आपको नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विशन सही होना चाहिए, फील्ड विशन सही होना चाहिए। इस देखिए ये जो
विशन है, मेडिकल है, इसके बारे में मैं एक ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो कर चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये नाइट विशन क्या है, आपका फील्ड विशन क्या है, मेसो विशन क्या है, ये सब इसके बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। ठीक है, ये सबको होना चाहिए, ये सबको सब आपको फिट होना चाहिए। और जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल होना चाहिए, आपका जो ईसीजी है वो नॉर्मल होना चाहिए, फिर आपका जो यूरिन टेस्ट है उसमें भी वो भी टेस्ट होगा, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक्सरे आपका ठीक होना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको फिट होना पड़ेगा, फिर आप A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आ पाएंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस में इस बार कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, पिछले बार भी जो था इस बार भी वही है। वो क्या है, इस बार फीस जो है, जो जनरल कैटेगरी है उनको 500 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें से 400 रुपया बाद में आपका जो जिस बैंक से आपको डिडक्ट किया गया है उसमें आपको वापस भेज दिया जाएगा। मतलब जो 500 रुपया है उसमें से 400 रुपया फीस है, और 100 मतलब 400 रुपया वापस करेगा, और 100 रुपया आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है। पर इनिशियली आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। और SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली EWS जो कैटेगरी है, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन कैटेगरी के लिए 250 और 250 रुपया इस बार फीस है, जो पिछले बार भी था, जिसमें से टोटल 250 रुपये ही आपको जिस बैंक से आप पेमेंट किया है उसमें रिफंड किया जाएगा अगर आप CBT 1 में बैठते हैं। क्वालिफाई करना ना करना वो अलग चीज़ है, अब आपको अटेंड करना पड़ेगा CBT 1 में, फिर आपको ये वापस जो रिफंड हो जाएगा आपका पैसा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर में क्या चेंजेस किया गया है। देखिए, इस बार भी रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर में कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, बिल्कुल 100% पिछले बार जो था वही इस बार भी है। जिसमें से देखिए, फर्स्ट आपको CBT 1 होगा, CBT 1 के बाद सेकेंड CBT होगा, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 2 होगा, इसके बाद CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका और एक जो नाम है वो है साइको टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड, ये एक ही साथ ये दोनों कंडक्ट होते हैं। ठीक है, देखिए डिटेल्स में देख लेते हैं कि फर्स्ट CBT में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको काट ऑफ मतलब मेरिट लिस्ट में क्या क्या आपको क्वालिफाई नंबर है। CBT 1 में ये एक ओनली स्क्रीनिंग नेचर एग्जाम है। स्क्रीनिंग नेचर मतलब क्या है, इसमें कोई आपका जो नंबर है उसमें से कोई आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ओनली स्क्रीनिंग के लिए, मतलब इसका नंबर बाद में कोई काम में नहीं आएगा, बस जो CBT ऑन है उसमें जाने के लिए ये इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाई नंबर क्या है, जो जनरल कैटेगरी और EWS है उनके लिए 40%, OBC कैटेगरी है उनके लिए 30%, SC कैटेगरी के लिए भी 30%, ST कम्युनिटी के लिए 25%, ये मिनिमम नंबर है। किसमें से जो 75 क्वेश्चन आएगा टोटल, और उसका हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 नंबर कैरी होगा, यानी 75 मार्क्स की टोटल एग्जाम है। इसमें आपको 60 मिनट्स की टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटे टाइम मिलेगा ये कंप्लीट करने के लिए। इसका 40% या फिर 30% है मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर। पर देखिए, ये स्क्रीन नेचर है, ये सही है, पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 40% नंबर मिलेगा फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, इसका रीज़न ये है कि CBT 1 से CBT 2 में आप जो जितना कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा, कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट ही CBT 2 में जाएगा, मतलब ठीक है। इसके बारे में देखिए, नीचे डिस्कस किया गया है इधर कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज मार्क्स इन CBT 1, यानी CBT 1 से जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट है वही सिर्फ RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर जो आपका जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स है CBT 1 में, फिर मेंटल एबिलिटी, देखिए ये नाम चेंज हो गया है, पहले ये जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के नाम पे बुलाते थे, अब ये मेंटल एबिलिटी के नाम से दिया है, क्योंकि इसमें जो जनरल रीजनिंग में बहुत कुछ ऐड किया गया है। ठीक है, फिर जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में से करंट अफेयर्स ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही आते हैं। और जनरल साइंस में जो 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस वही है। देखिए, ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है
वो जनरल साइंस से आते हैं और रीजनिंग से आते हैं। अभी रेलवे में क्या है, जनरल अवेयरनेस से पिछले बार जो देखा गया था कि बहुत कम क्वेश्चन आया था और उसमें से भी जो करंट अफेयर्स से ज़्यादातर उसको ही फोकस किया गया था। ठीक है, CBT 2 में देखिए क्या क्या सिलेबस है। CBT 2 में जो सिलेबस है, CBT 2 पहले ये देख लिए कि CBT 2 क्या है, पैटर्न सिलेबस क्या है। ठीक है, CBT 2 दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये दोनों मिला के 2 घंटा 30 मिनट की एग्जाम है और टोटल ऑन 75 टोटल क्वेश्चन है, यानी ऑन 75 मार्क्स की टोटल एग्जाम है, जिसमें से जो 100 मार्क्स है वो पार्ट ए की है, जिसमें आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा, और 75 क्वेश्चन है यानी मार्क्स है जो आपको आधे घंटे 1 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट देखिए एक साथ ही होगा, एक पार्ट खत्म होने के बाद पार्ट बी शुरू होगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये एक साथ ही कंप्लीट होता है। इसके बाद एक कंप्लीट होने के बाद ये शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये सारे जो CBT 1 है, CBT 2 है, ये सब में आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन, एक नंबर आपको माइनस होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, पार्ट ए में भी वही सेम चीज़ है, आपको 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 30% एंड SC के लिए भी 30%, ST कम्युनिटी के लिए 25%। किस में से, टोटल 100 मार्क्स से आपको इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें से आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपको इससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। और इसमें से आपको देखिए ज़्यादातर फोकस आपको CBT 2 पार्ट ए की तरफ करना है, क्योंकि इसमें से ही आपको मेरिट बनेगा, फाइनल जो मेरिट है पार्ट ए से ही बनेगा। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी देखिए ये जो पॉइंट 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करिए इसमें। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर further stages of this recruitment process, provided the candidates irrespective of community is able to secure qualifying marks 35 यानी पार्ट बी, यानी इसमें ये कहा गया है कि उन कैंडिडेट का ही जो पार्ट ए का नंबर लिया जाएगा जो पार्ट बी में 35% नंबर से क्वालिफाई करेगा। मतलब जो पार्ट बी में है वो 35% नंबर ही आपको लाना है। इसमें कोई रिजर्वेशन के लिए कोई छूट नहीं है, अलग कुछ नहीं है, ये हर कैटेगरी के लिए, सब कैटेगरी लिए इसमें 35% नंबर आपको 75 में से 35% नंबर यानी 26 नंबर के आसपास मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। फिर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका पार्ट ए का जो नंबर है वो लिया जाएगा। पार्ट बी में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, पार्ट ए में आप जितना भी नंबर लाइए कोई फ़ायदा नहीं है, आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है वो क्या है, CBT 1 में जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है, मैथमेटिक्स जनरल, देखिए इसमें मेंटल एबिलिटी की जगह जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग लिखा गया है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, पर एक दोनों सेम ही है, अलग बहुत कुछ नहीं है। आप एक को ही आप टारगेट करके मेंटल एबिलिटी हो जो भी हो, अब जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के को ही आप सॉल्व करिए, जो सिलेबस दिया गया है। इधर से स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सब कवर हो जाएगा, ये अलग कुछ नहीं है। पर अलग ये है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये थोड़ा अलग है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा अप स्टैंडर्ड के हो जाते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग ड्राइंग जो मेन है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइंस, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये। ठीक है, ड्राइंग ही मेन है, ड्राइंग से क्वेश्चन देते हैं। और बेसिक साइंस वही जो 10th स्टैंडर्ड के है, वही थोड़ा डिटेल्स में देखिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप थोड़ा अप स्टैंडर्ड है, 10th से थोड़ा अप स्टैंडर्ड है, और कुछ नहीं है। और पार्ट बी का जो है वो सिलेबस क्या है, पार्ट बी का सिलेबस लेके बहुत कैंडिडेट को ठीक से समझ में नहीं आते क्या है। देखिए, आप अगर ITI से बाद में क्वालिफिकेशन दिखाते हैं, अब आप अगर ITI से अप्लाई करते हैं, तो आप ITI जिस ट्रेड से अप्लाई किया है उस ट्रेड ही आपके पार्ट बी में आएगा। ऐसा नहीं है कि फिटर में आप अप्लाई किए, फिटर ऐसा नहीं है तो फिटर दूसरे ट्रेड में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप फिटर में एग्ज़ाम दिया है, देखिए इसमें क्या गया है, लिखा है कैंडिडेट्स विथ ITI और ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ट्रेड। मतलब जिस ट्रेड से आप अप्लाई किया है ITI में से, उस ट्रेड्स के ऊपर ही आपका पार्ट बी का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पर डिग्री जो है, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ये थोड़ा अलग सिस्टम है। डिग्री या डिप्लोमा के लिए एक चार्ट दिया गया है नीचे, ये जो चार्ट है, एक चार्ट आपका जो
ट्रेड है उसके लिए पहले देखिए, ये डिस्कस करने से पहले आपका जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। जो क्वालिफिकेशन है आपका ITI, 10th के बाद आपको ITI देना पड़ेगा। ITI से ये सब जो ट्रेड है, ये सब ट्रेड से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। या फिर आपके पास अगर अप्रेंटिस है, उस सब ट्रेड से अप्रेंटिस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो 3 इयर्स डिप्लोमा किए हैं वो भी फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर डिप्लोमा में कुछ 4 ट्रेड ओनली है जो इसमें एलिजिबल है, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और डिग्री आप किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर डिग्री भी आपको वही सेम 4 ट्रेड के ऊपर होना चाहिए। मतलब क्या, ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन है ITI, ठीक है। फिर इसके बाद डिप्लोमा हो सकता है, डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। और ITI के बाद अप्रेंटिस भी आप किए हैं, ITI के बाद नहीं, अप्रेंटिस किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या सिलेबस आपका जो क्वालिफिकेशन वो क्या है। अब देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है, या फिर इसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें से क्या है, तो आप ये सब ट्रेड आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाहर का ट्रेड आप चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अप्लाई जो डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो आप ये सब ट्रेड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर का ट्रेड आप चूज़ नहीं कर सकते। जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने हीट इंजन जो है ये चूज़ किया था, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ने फिटर चूज़ किया था, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो आपका जो रेफ्रिजरेशन RAC चूज़ किया था। तो मैकेनिकल से है तो आप इसी ट्रेड को ही चूज़ कर सकते हैं, इसमें से किसी एक। और ऑटोमोबाइल से क्या है तो इसमें से कोई एक ट्रेड चूज़ कर सकते हैं। पिछली बार क्या था, इसके साथ टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट था तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये इसके साथ जुड़ा था। जो 10th + 2 का क्वालिफिकेशन है वो भी इसके साथ जुड़ा था। और जो 10th 12th किया है वो इसमें से किसी भी ट्रेड चूज़ कर सकता था अगर वो PCM से 12th किया है तो। फिर इस बार ऐसा नहीं है, तो इन्हीं चारों ट्रेड में से जो ट्रेड साइड में है उस ट्रेड में से आप ट्रेड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा डिग्री क्वालिफिकेशन है, ITI है तो आप जिस ट्रेड से ITI के हैं वही ट्रेड चूज़ कर सकते हैं, राइट। और अप्रेंटिस किया है फिर भी वही ट्रेड से आप जिससे अप्रेंटिस किया है वही ट्रेड आप चूज़ कर सकते हैं, बाहर का ट्रेड नहीं। समझ में आ गया। अब देखिए, साइको है, CBT 1 से CBT 2 15 टाइम्स कैंडिडेट जाएगा, CBT 2 से साइको में 8 टाइम्स 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा, RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज, राइट। तो इसमें देखिए, साइको में CBT-80 CB-80 जो साइको में आपको टोटल 5 बैटरीज में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 बैटरी होता है, इसमें पार्ट को बैटरीज बुलाते हैं, जिसमें डेप्थ है। इस साइको के बारे में अलग से एक वीडियो मैंने बना दिया, उसका लिंक भी दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। साइको में हर जो बैटरीज है, ईच बैटरी में आपको क्वालिफाई करना है। किसी बैटरी में आप फेल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ईच टोटल 5 बैटरी है, 5 बैटरी, हर बैटरी में आपको क्वालिफाई करना है। फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें है, उसमें देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें से आपका जो CBT 2 में पार्ट A था उसका 70% वेटेज लिया जाएगा और 30% वेटेज जो CB-80 यानी साइको एग्जाम है उसमें से लिया जाएगा। तो दोनों मिला के आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। फिर इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल है वो लगभग सेम दिन में होता है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज देगा, जो रेलवे के हॉस्पिटल है उसमें भेज देगा, ठीक है। तो ये है कुल मिला के बात। अब देखिए, जो वैकेंसी है वो वैकेंसी RRB वाइज सब जो RRB है सब में दिया गया है। मेरा जो RRB है भुवनेश्वर, उसमें आप टोटल ये वैकेंसी देख सकते हैं। सारे वैकेंसी है कुल मिला के टोटल जो वैकेंसी है वो जो 5696 के आसपास है। और ये वैकेंसी मैंने पहले भी बोला कि बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। जनरली घटते नहीं है, बढ़ने की चांस होता है, वो बाद में देखा जाएगा। ये कम्युनिटी वाइज भी वैकेंसी दिया गया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। ये है कुल मिला के सब चीज़। और आई थिंक सब आपको क्लियर कर दिया है। अगर कुछ छूट गया तो सेपरेटली हर टॉपिक के ऊपर आप कमेंट्स करिए, तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।